हाय साथियों, हाउ यू? क्या हाल चाल है? आशा करता हूँ आप ठीक ठाक होंगे। साथियों, आज हम देखने वाले हैं क्लास 12 के एक नए लेक्चर के साथ, जो कि होगा ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज के बारे में। फ्रेंड्स, आप इससे पहले जो भी इम्पोर्टेंस लेक्चर देख चुके होंगे, उसी के आगे हम लोग समझेंगे। यानी इस लेक्चर में आज हम जानने वाले हैं कि इम्यूनिटी क्या है। आखिर इम्यूनिटी मतलब प्रतिरोधकता क्या है, आपके अंदर कितनी ताकत है कि आप रोग से लड़ सकें, अर्थात फाइट अगेंस्ट द डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म। जो भी डिजीज करने वाले ऑर्गेनिज्म हैं, उनके साथ हम फाइट करें हमारी बॉडी, यही कहलाता है इम्यूनिटी। इम्यूनिटी यानी हम कह सकते हैं एज अ प्रतिरोधकता, यानी आपकी बॉडी कितनी ताकतवर है, कितनी ज्यादा रोगों से लड़ने की क्षमता अपने पास वेल डेवलप करके रखी है। अर्थात हम इसमें देखने वाले हैं कि इम्यूनिटी कितने टाइप के हैं, अर्थात इसमें इननेट के बारे में देखेंगे, एक्वायर्ड के बारे में देखेंगे। इसी इम्यूनिटी के स्टडी को जब हम इम्यूनोलॉजी के अंतर्गत भी समझते हैं, और इसमें कौन कौन से वैज्ञानिक हैं जिन्होंने सबसे पहले इम्यूनिटी के विषय में जानकारी दिया, चाहे वो इमेलरॉन बेयरिंग साहब हों जो कि फादर कहे जाते हैं, या हम कह सकते हैं अदर साइंटिस्ट जिन्होंने सबसे पहले इम्यूनिटी के बारे में समझाने की कोशिश की। तो आइए इसमें हम देखने वाले हैं आज एंटीबॉडी क्या है, इम्यूनिटी क्या है, इम्यूनिटी कितने टाइप्स के होते हैं, वो क्या काम करते हैं, इसमें कौन कौन से एंटीबॉडी बॉडी में हमारे अवेलेबल हैं, कौन कौन से ब्लड में, अगर वो ब्लड में है एंटीबॉडी तो उसको ह्यूमरल कह सकते हैं, अर्थात दूसरा कह सकते हैं सेल मेडिएटेड, जो सेल पर डिपेंड होता है, जो कि स्पेशली यूज किया जाता है जब बॉडी के कुछ पार्ट ट्रांसप्लांट किए जाते हैं, चाहे वो हार्ट हो, चाहे वो आई हो, चाहे वो कह सकते हैं किडनी हो। ऐसे पार्ट्स को ट्रांसप्लांटेशन के दौरान इसका यूज किया जाता है। तो आइए हम इन्हीं को समझते हैं, बहुत ही स्मॉल टॉपिक हम इसको रखेंगे और बहुत मजा आएगा टॉपिक समझेंगे, ठीक है ना? तो आइए इसको लेट नहीं करते हैं, आराम से समझते रहेंगे, नोट्स अपना बनाते रहेंगे। हेडिंग डालिए, हेडिंग डालेंगे इम्यूनिटी, ठीक है ना? इम्यूनिटी यानी हम अगर ये बात करेंगे फाइव, तो ये बता देंगे, ये टर्म जो था सबसे पहले किसने दिया था? तो बर्नेट, बर्नेट। लेकिन अगर आपसे पूछा जाएगा कि फादर आप इसको किसको बोलते हैं, फादर बोला जाएगा। एमेलरॉन बेहरिंग, ये क्या है? फादर हैं इसके। और जब आप स्टडी करते हैं, स्टडी ऑफ इम्यून, ठीक है ना, स्टडी ऑफ इम्यून क्या कहलाती है भैया? ये इम्यूनोलॉजी, यानी इम्यून का लॉजी मतलब स्टडी करना, प्रतिरोधक का अध्ययन करना हमारा इम्यूनोलॉजी कहलाता है। अर्थात ये कहता क्या है, इसमें बता सकते हैं हम लोग कि एबिलिटी ऑफ बॉडी टू फाइट, टू फाइट किसके साथ भैया? टू फाइट अगेंस्ट डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म, यानी डिजीज करने वाले ऑर्गेनिज्म के साथ हमारी बॉडी कितने समय तक कब तक लड़ सकती है, यही लड़ने की क्षमता ही हमारी क्या कहलाती है? इम्यूनिटी कहलाती है। हम बताएंगे दो प्रकार के होते हैं, अर्थात ये टू टाइप के होंगे भाई। टू टाइप्स के होते हैं ये, नाम इसको समझ लेंगे, ये पहला समझ लेंगे यहाँ पे, मैं इसको बता देता हूँ। इन्नेट इम्यूनिटी कहते हैं, ठीक है ना? और दूसरा यहीं पे मैं लिख देता हूँ, इसके बारे में भी देख लेंगे। इसको कहा जाता है, हम लोग समझेंगे क्या? एक्वायर्ड, एक्वायर्ड इम्यूनिटी। देखिए, ये हमारा जब जन्म लेते हैं तभी से हो जाता है, यानी हम कह देंगे कि एक प्रकार से नॉन स्पेसिफिक है, यानी हम कह देंगे ये कब से आपके बॉडी में है, तो कह देंगे ये कब कब से होगा? ये बर्थ टाइम से ही क्या होता है, हमारे बॉडी में ये मौजूद है। ऐसा होता है ये भैया नॉन स्पेसिफिक, नॉन स्पेसिफिक अर्थात ऐसा तो है नहीं कि हमारे शरीर में ये ऑलरेडी मौजूद है, तो टीबी हो जाए, एड्स हो जाए तो सबके लिए लड़ जाएगा, नहीं, ये नॉन स्पेसिफिक है। जो भी वो अपने अंदर से समाधान कर पाएगा सेल्फ उतना काम में करेगा, तो ये हमारा कैसा होता है? नॉन स्पेसिफिक होता है, ठीक है ना? आगे इसमें अगर हम देखेंगे तो इसमें एक पॉइंट और बताना चाहते, बता दीजिए भैया।
इसमें किसी प्रकार की मेमोरी नहीं बनती है, नो मेमोरी फॉर्म, नो मेमोरी फॉर्म होता है, ठीक है ना। किसके लिए? ऑफ प्रीवियस इनकाउंटर, प्रीवियस इनकाउंटर ऑफ इन्फेक्शन, इन्फेक्शियस कहते हैं हम तो, ठीक है ना। इन्फेक्शन से रखो, इन्फेक्शन, ठीक है। अर्थात अगर आपके शरीर में कोई इन्फेक्शन हो गया है तो इसके लिए ये हमेशा बॉडी में अपने पास कोई मेमोरी याद करके नहीं रखती, वो सोचती आए थे अपना सही हो जाएंगे चले जाएंगे जाओ हमें क्या। लेकिन ये कहता है कि हम मेमोरी रख लेंगे, एक बार हमारे पास कोई शरीर में डिजीज करने आया तो हम दोबारा वो आएगा तो हम जान जाएंगे, यानी उसको हम मारेंगे कायदे का। लेकिन वो पहले अपनी मेमोरी तैयार करेगा। और ये हमें क्या होता है, ये हम बाहर से लेते हैं, यानी वातावरण में आते हैं, जब जन्म लेते हैं तो अपने अगल बगल जो भी हमको दिक्कतें होती वहां से हम बाहर से इसको लेने का काम करते हैं। अर्थात इसमें आप बता सकते हैं क्या, इसको हम गेंड करते हैं, क्या करते हैं? गेंड करते हैं कब? ड्यूरिंग लाइफ साइकिल। समझ में आया? लाइफ साइकिल के दौरान इसको हम गेन करते हैं, ठीक है। यानी हम कह सकते हैं दिस इज द एडाप्टिव इम्यूनिटी, आप इसको अडॉप्ट करते हैं। क्या मामला समझ में आ रही बात है भैया? कैसी होते हैं, एक पॉइंट और समझिएगा, इसमें तीसरा बना दो इसको, हैज मेमोरी, किस बात के लिए? हैज मेमोरी ऑफ प्रीवियस, हैज मेमोरी ऑफ प्रीवियस इनकाउंटर ऑफ इन्फेक्शन। यानी कोई अगर रोग हो गया पहले से और दोबारा वही बार बार हो रहा है तो हमारे दिमाग में हमारा एक मैसेज बना के रख देता है कि हाँ ये डिजीज हमें हो चुका था, तो पहली बार वो आएगा तो इंटेंसिटी हो सकता है ज्यादा हो, लेकिन दूसरी मतलब जब आएगा तो उसकी इंटेंसिटी क्या हो जाएगी? कम होने लगेगी। बॉडी लड़ता है ना तो इंटेंसिटी को कम करने की कोशिश करता है, ध्यान दीजिएगा। तो ये दो प्रकार के होते हैं। अब इसमें हम वन बाई वन समझने की कोशिश करेंगे कि इसमें जो इनेट होता है, इनेट में हम लोग समझेंगे अब, अर्थात अब हम इनेट इम्यूनिटी को लेकर के आगे बढ़ेंगे। इनेट इम्यूनिटी, देखो इसको हम लोग पढ़ते हैं भैया चार बैरियर्स, स्टडीड बाई चार बैरियर्स, इसके द्वारा हम इसको क्या करते हैं, इसको हम स्टडी करते हैं। अब हमारे बॉडी में कौन कौन से हैं जो बैरियर का काम करते हैं, तो मैं डायरेक्टली इसको लिखता चल रहा हूँ, समझते रहेंगे। पूरा लिख दूं या एक एक करके समझाऊं? तो चलो इसमें, चलो पहले एक पूरा लिख देता हूँ नाम। देखो पहला हो जाएगा फिजिकल बैरियर, फिजिकल बैरियर्स हो जाएगा। दूसरा ले लेना फिजियोलॉजिकल, इसमें केमिकल वगैरह आ जाएंगे, फिजियोलॉजिकल बैरियर। तीसरा इसमें ले लेना बाबू सेलुलर बैरियर कह सकते हैं, या इसी को हम लोग एजेंट भी कह सकते हैं। देखो चौथा ले लेंगे इसमें हम लोग साइटोकाइन, साइटोकाइंस बैरियर, समझ में आ गया ना। जिसमें देखिए पहला और दूसरा हमारा फर्स्ट लाइन के रूप में जाना जाता है, यानी ये वाला, ये फर्स्ट लाइन है, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, यानी डिफेंस करने का पहला लाइन है ये। और ये दोनों क्या होते हैं भैया? सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस, समझ आया। अब हम समझेंगे इसमें फिजिकल बैरियर क्या होता है, यानी जो हमारी स्किन वगैरह होती है ये सब कैसे रोगों से बचाने का काम करती है। बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में सब समझाऊंगा, तो इसका इतना इसमें सॉल्व है, फिर आगे बताता हूँ। चलिए बेटा इसमें देखेंगे बेटा हम लोग, ये जो फिजिकल बैरियर है इसमें सबसे पहले तो आप बता सकते हैं क्या है इसमें? तो स्किन ही होता है भाई। ये जो आपकी चमड़ी है, स्किन बहुत सारे रोगों को रोक लेती है ना। अभी मान लो कोई बैक्टीरियल वायरल आना हो, इन्फेक्शन करना हो, स्किन से आएगी तो स्किन पहले इसको डिस्ट्रॉय कर देगी, मार देगा। समझ पाते हैं? पीएच के आधार पर तो वैसे मार देगा यहीं पे उसको। और भी तमाम प्रकार के हम कह सकते हैं बाहर से रोकने का तरीका क्या, दूसरा क्या बता सकते हैं? तो पहला तो हम स्किन बता सकते हैं, दूसरे में हम बता सकते हैं भैया म्यूकस कोटिंग इपिथीलियम
म्यूकस कोटिंग इपिथीलियम, या आप कह सकते इपिथीलियम म्यूकस कोटिंग, इसमें बता दीजिए म्यूकस कोटिंग गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, अर्थात इसको बता सकते हैं क्या, जीआई, यानी जो हमारा गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट होता है वो भी म्यूकस से कोट होता है, ठीक है ना, यहाँ पर हो सकता है। और साथ ही साथ हम बता सकते हैं कि जो रिस्पायरेटरी रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट भी हमारा इसी से क्या होता है, लेस होता है ना। फिर देखेंगे रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट बता देंगे, और एंड यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट, ठीक है ना, यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट, ये लोग क्या करते हैं भैया, प्रिवेंट करते हैं, ये लोग मिल करके प्रिवेंट करते हैं, किसको, प्रिवेंट फिजिकल एंट्री ऑफ डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म। समझ में आया? इतनी सारी बात अगर हम बताएंगे तो फिजिकल के अंतर्गत बहुत छोटे छोटे, मैंने कहा था ना बहुत आसान भी है। दूसरा इसमें आप बता सकते हैं बाबू क्या, फिजिकल के बाद हम बता देंगे फिजियोलॉजिकल। अभी मैंने कहा था कोई केमिकल वेमिकल आता है इसमें, फिजियोलॉजिकल बैरियर्स, देखो नाम ही से क्लियर है, फिजियोलॉजिकल में क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, आपको पता होगा, यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकलेगा, तो यहाँ पे बताओ क्या, HCl इन स्टमक, सबसे इंपॉर्टेंट तो यही हो जाएगा, ठीक है। अगला इसमें बता दीजिए लाइसोजाइम, जो कि ये प्रकार से क्या है, एंटी बैक्टीरियल होते हैं, ठीक है ना। ये लाइसोजाइम कहाँ पे है, इन द टीयर्स, टीयर्स माने आंसू, ठीक है ना, टीयर्स कामा सलाइवा। आपकी आंखों में कोई भी कीड़ा उकड़ा पड़ जाता है तो आप देखिए कस के ऐसे रगड़ दीजिए, मर जाता है। आंख में हमारे जो एंजाइम है लाइसोजाइम है, ये एंटी बैक्टीरियल है, यानी बैक्टीरिया वगैरह को मारने की क्षमता रखता है। ऐसे ही आपके सलाइवा माउथ में, मुंह में गलती से मान लीजिए कोई आपने जो है चूंटा ऊंटा खा लिया गलती से खाने में, तो वो जो चूंटा आप खा रहे हो चूंटा आपके अंदर जाकर आपको नुकसान नहीं कर सकता, क्योंकि लाइसोजाइम पहले ही इसको किल कर देता है, मार देता है। समझ में आया? तो ये सब जो है लाइसोजाइम वगैरह भी क्या करते हैं, एक प्रकार से फिजियोलॉजिकल बैरियर के रूप में जाने जाते हैं। समझ में आ गई तो बातें, चलिए आगे समझेंगे भैया। इसमें अब हम सेलुलर की बात करेंगे, सेलुलर बैरियर, यानी ये सेल लेवल पर कोई काम करेगा, अर्थात इसमें हम बात करेंगे कुछ, इसमें आप देखेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ द ल्यूकोसाइट होंगे, यानी इसमें हम बात करेंगे कि इसका कुछ इसमें आपको क्या मिलेंगे, कुछ सर्टन टाइप्स के जो है क्या होते हैं इसमें, ल्यूकोसाइट्स, अर्थात ब्रेकर में क्या ले लेंगे भैया, WBC। कौन कौन से होंगे, लाइक PMNL, लाइक पॉलीमार्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट, इसका शॉर्ट फॉर्म जरूर कभी कभी आ जाता है, PMNL। ये जो PMN न्यूट्रोफिल्स होता है, यही न्यूट्रोफिल्स इसमें होता है, एंड कुछ इसमें मोनोसाइट भी मिल जाएंगे आपको, ठीक है ना, एक जो न्यूट्रोफाइल्स हो जाएंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं भैया कि आपको क्या मिल जाएगा, नेचुरल किलर, क्या होगा इसमें, नेचुरल किलर, जिसको हम बोलते हैं NK के नाम से, ये सब होते हैं ऐसे सेल्स होते हैं, ठीक है ना, क्योंकि इसमें ले लेंगे ये सब क्या है, टाइप ऑफ लिम्फोसाइट। समझ में आई थी बातें? अब इसमें चाहिए तो एक पॉइंट और बताना चाहता हूँ, इसमें जो टिश्यू लेवल पर मैक्रोफेज होते हैं, मैक्रोफेज कहाँ पर ये एक प्रकार से फैगोसाइट्स होते हैं, खाने वाले फैगोसाइट्स, और प्लस ये डिस्ट्रॉय कर देते हैं किसको, माइक्रोब्स ले दो, माइक्रोब्स। समझ में आए? इतनी सारी काम ये करते हैं कौन, सेलुलर लेवल पर, यानी सेलुलर लेवल पर जब सेल लेवल पर कोई चीज खाने वाला हो, हमारे शरीर को सुरक्षित करने वाला हो, यानी कि फाइगोसाइटोसिस हो,
सीधा इंगल्फ कर ले और माइक्रोब्स को मार के खत्म कर दे, शरीर को डिजीज फ्री बना दे, यानी हमारी इम्यूनिटी पावर को मेंटेन करके रखने वाला ये सारी चीजें होती है। ठीक है, अब इसमें एक आता है चौथा भी है, समझ लीजिए भैया। इसमें देखो साइटोकाइनिन, साइटो साइटोकाइंस लिखो, साइटोकाइंस, ठीक है ना, साइटोकाइन बैरियर। देखो भैया साइटोकाइन भी बहुत आसान है, कुछ नहीं है। कभी कभी क्या होता है कि कुछ ऐसे वायरस होते हैं जो वायरस हमारे सेल को इन्फेक्ट करते हैं, और बाद में क्या होता है कि वही वायरस से इन्फेक्टेड सेल हमारे शरीर में एक प्रोटीन बना देती है जिसका नाम है इंटरफेरॉन। एक प्रोटीन बनते हैं इंटरफेरॉन, और फिर उसके द्वारा पूरा का पूरा जो नेबरिंग पड़ोसी सेल होते हैं वो सब क्या होते हैं, डैमेज होने लगते हैं। उसके बदले में फिर वो लोग क्या करते हैं, एंटीवायरल एक प्रोटीन बनाते हैं जिसकी वजह से पूरी की पूरी सेल, हमारी जो पड़ोसी सेल होती है, वो सुरक्षित हो जाती है। यही सिंपल है, बहुत नॉर्मल है, बता देता हूँ इसके बारे में भी देख लो। चलो इसमें आप बता देंगे भैया कि कुछ ऐसे सम वायरली इन्फेक्टेड सेल होते हैं, इन्फेक्टेड सेल होते हैं जो सिक्रीट करते हैं, क्या सिक्रीट करते हैं, एक प्रोटीन, एक प्रोटीन बनाते हैं, ठीक है ना, एक प्रोटीन बनाते हैं, और ये प्रोटीन का नाम क्या हो जाता है, कॉल्ड इंटरफेरॉन्स। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है भैया, इंटरफेरॉन्स नाम देख लीजिएगा। ये वायरल के द्वारा इन्फेक्टेड सेल जो रिलीज करवा देते हैं, क्या रिलीज करते हैं, एक प्रोटीन, नाम क्या है, इंटरफेरॉन कहा जाता है। ध्यान से देखना, ये काम क्या करते हैं, ये प्रोटेक्ट करते हैं, प्रोटेक्ट द नॉन इंफेक्टेड, नॉन इंफेक्टेड सेल, ठीक है ना, किससे, फ्रॉम वायरल, यानी वायरल से क्या करते हैं ये लोग, हमको बचाने का काम देते हैं। जी मैं, अब इसी इंटरफेरॉन जो बनी है इसकी खोज किसने की थी, तो वही एलिक इसाक साहब जो थे। देखो यहाँ पे एक पॉइंट और मैं बता देता हूँ, ध्यान से समझिएगा। एक साइंटिस्ट है जिसका नाम था एलिक इशाक्स, ठीक है ना। इन लोगों ने मिल करके भैया, और इसी इनके दोस्त थे, एक नाम था इनका जीन लिंडनमैन, लिंडनमैन। इन दोनों ने मिल करके आपको क्या किया था, बताया कि इंटरफेरॉन एक लो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ प्रोटीन होता है। कैसा होता है ये, सब लिख देता है पे, लो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ प्रोटीन है ये, ठीक है ना, जो कि इसको कौन बनाता है, होस्ट बनाता है, ये होस्ट में बन जाते हैं, ठीक है ना, और बदले में रिस्पॉन्स करते हैं, क्या रिस्पॉन्स टू वायरल रोग, ये रिस्पॉन्स करते हैं वायरल रोग को रोकने का काम करते हैं, ठीक है ना। और आप देख सकते हैं कि जैसे मैं एक एक वो बना देता हूँ, देखो अगर यहाँ पे आप समझ पाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। देखो जैसे मान लो कि एक ये वायरस, ठीक, इस वायरस ने अटैक किया, ध्यान से देखना, अटैक किया सेल ए पर, सेल ए पर अटैक किया। फिर आप देखेंगे सेल ए पर अटैक जैसे करता है, फिर आप देखेंगे यहाँ पर होता क्या कि ड्यू टू, क्या कह सकते हैं, ये जब यहाँ बन जाता है क्या, फॉर्म इंटरफेरॉन, ठीक है ना। तो ये क्या करता है, इंटरफेरॉन प्रोटीन जब बनता है तो ये जो बगल में जो सेल बी वाला होता है, इस सेल बी को चारों तरफ से क्या करता है, ये कोट कर देता है, ये कोट कर देता है, जिस वजह से क्या होता है, सेल बी कोट करने के लिए एक बना देता है क्या, ए बी पी एस, समझिएगा इसको, ए बी पी एस। मैं नाम नहीं लिखता हूँ, पूरा नाम बता देता हूँ, एंटीवायरल प्रोटीन्स। अब यही एंटीवायरल प्रोटीन जो होता है जब सिंथेसिस हो जाता है, फिर वो अगल बगल के सारे के सेल को क्या करता है, पड़ोसी सेलों को कोट कर देता है, और उस पर वायरस का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। ये होता है इंटरफेरॉन, जो कि इसाक साहब ने सबसे पहले और जीन लैंडलमैन साहब ने मिलकर के बनाया। यहाँ सेल लेवल पर तो बात हो ही जाती है, लेकिन जब हम साइटोकाइन बैरियर के बारे में बात करते हैं तो ये मेथड वहां पर काम करता है। समझ में आया, चलिए इसमें सॉल्व लें। चलिए भैया, अब हो गया इनेट खत्म, अब हम बात करेंगे एक्वायर्ड। एक्वायर्ड में सबसे पहले आपने ये बता ही दिया है, ये बहुत ही क्या होते हैं, हाईली स्पेसिफिक होते हैं,
मतलब ये फिक्स होते हैं कि इस रोग के लिए ही लड़ना हमको है। साथ ही साथ आप जानते हैं कि इसमें मेमोरी का फॉर्मेशन होता है, मेमोरी फॉर्म होती है, ठीक है ना, मेमोरी फॉर्म होती है। अब सबसे पहले तो आपको ये जानने की ज़रूरत है कि मेमोरी फॉर्म अगर हो रही है, इसका मतलब मैं कहना क्या चाहता हूँ। देखो ये बताने की कोशिश इसमें ये चल रही है कि जब मान लो कि चलो ठीक है, ये जैसे मैंने कह दिया कि चलो ये पैथोजन स्पेसिफिक है, क्या ये पैथोजन स्पेसिफिक, ठीक है, पैथोजन स्पेसिफिक है, इसमें मेमोरी बन गई। यानी ये कहना चाहता है कि साहब मान लीजिए कि हमारे बॉडी पे किसी डिजीज या किसी पैथोजन का इनकाउंटर हुआ, तो उसके बदले में हमारी बॉडी डिफेंस के लिए क्या करती है, उससे फाइट करती है। और जब फाइट करेगी तो वो कुछ रिस्पॉन्स करती है, उसी रिस्पॉन्स को हम लोग प्राइमरी रिस्पॉन्स के रूप में जानते हैं। समझ में आया? जब कोई रोग हमारे ऊपर आता है, हमारी इम्यूनिटी यानी हमारी बॉडी क्या करती है, एक डिफेंस मैकेनिज्म क्रिएट करती है और उस पैथोजन से डिफेंस करती है, सुरक्षित करते हैं अपने आप को, जिसको हम प्राइमरी रिस्पॉन्स कहते हैं। उस रिस्पॉन्स को बाद में पता चलता है, इस प्राइमरी रिस्पॉन्स को फर्स्ट डिग्री के रूप में जानते हैं। बट सेम पैथोजन अगेन अटैक आवर बॉडी, देन हमारी बॉडी समझ चुकी होती है कि हाँ ये वाला रोग तो पहले आ चुका था, यानी अब वो रिस्पॉन्स अब की बार और तगड़ा करने की कोशिश करेगी। यानी अब जब करेगी तो वो हमारा सेकेंडरी रिस्पॉन्स होगा, अर्थात 2 डिग्री का रिस्पॉन्स होगा। यही प्राइमरी और सेकेंडरी रिस्पॉन्स के रूप में जाने जाते हैं। और इसमें स्पेशली हम एंटीबॉडी की बात करेंगे, जो कि ह्यूमन बॉडी में आप जानते हैं वाई शेप का एंटीबॉडी होता है। ये हम समझ सकते हैं कि इसमें 2 चेन होते हैं, 2 4 पेप्टाइड बॉन्ड होते हैं, जिसमें तो 2 आपके देखेंगे हल्के लाइटर होंगे और 2 हैवी होते हैं, इसीलिए हम इसको H2Al2 के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ये ब्लड में ही पाए जाते हैं, इसलिए इसको ह्यूमरल इम्यूनिटी के रूप में जानते हैं। और एक जब सेल लेवल पर होता है तो उसको सेल मेडिएटेड के रूप में समझते हैं। समझ में आया क्या बात? चलिए इसको बताता हूँ, जितना बताया उतना ही बात समझेंगे, इसमें लिखेंगे, ज़्यादा कुछ नहीं होगा, देखेंगे। फिर इसमें हम समझा देंगे कि सपोज मान लेते हैं कि हमारा ये बॉडी है, आवर बॉडी, ठीक है ना, आवर बॉडी, हमारी बॉडी क्या करती है, इनकाउंटर्स करती है, इनकाउंटर्स ए पैथोजन, समझिएगा, हमारी बॉडी क्या कहते हैं, इनकाउंटर से पैथोजन। तो जब फर्स्ट टाइम होता है तो इसको हम बोलते हैं प्राइमरी रिस्पॉन्स। क्या बोलते हैं इसको हम, प्राइमरी रिस्पॉन्स। समझ में आया क्या? ये जो प्राइमरी रिस्पॉन्स बनता है बेटा, इसी प्राइमरी रिस्पॉन्स को या तो हम कह सकते हैं क्या, या तो हम इसी को बोलते हैं 1 डिग्री। क्या बोलते हैं, या तो बराबर लगाओ 1 डिग्री रिस्पॉन्स। लेकिन ये होगा कैसे, बहुत ही लो इंटेंसिटी का होगा, लो इंटेंसिटी का होगा, यानी इंटेंसिटी इसकी थोड़ी ताकत कमजोर होगी, इतना मजबूत नहीं होगा, हल्का होगा। समझ में आएगा? लेकिन होता क्या भैया, अब हमारी क्या करती है, सेम पैथोजन आया, क्या आया, सेम पैथोजन अटैक किया, क्या किया, अटैक किया। अब होता क्या है, जब ये अटैक करता है तो यहाँ पर होता क्या भैया, फर्स्ट फर्स्ट एनमेनेस्टिक एनमेनेस्टिक रिस्पॉन्स यहाँ पर तैयार हो जाता है, यानी वही पैथोजन है फिर से हमारी बॉडी पे अटैक करता है। यानी इसमें प्राइमरी जो एनामेस्टिक रिस्पांस होता है बाबू, यानी कि जो ये हमारी बॉडी होती है, बॉडी जो रिस्पांस करती है, अर्थात ये जो हमारी, यानी इसमें क्या होता है कि जो बॉडी प्रोसेस है, ठीक है ना, अर्थात इसमें जो बॉडी क्या करेगी, अपेयर होती है, बॉडी अपियर्स होगा टू हैव टू हैव मेमोरी, टू हैव मेमोरी ऑफ फर्स्ट इनकाउंटर। समझ में आया क्या? यानी हमारे शरीर में जब वही दूसरी बार अटैक करता है तो हमारी जो फर्स्ट वाली जो एमनेस्टिक रिस्पॉन्स होती थी, यानी बॉडी इसमें अपेयर करने लगी, यानी हमारे बॉडी में शो होने लगता है। यहाँ ये वाला जो है अटैक हो चुका हमारे ऊपर और हमने इसका रिस्पॉन्स भी किया था, क्योंकि वो हालांकि वो बहुत ही कम इंटेंसिटी का था, लेकिन यहाँ पर वही रिस्पॉन्स क्या होता है, फिर से अपियर हो जाता है। ये होगा दूसरी बार, समझेंगे, ठीक है ना। अब आगे इसमें समझेंगे, कोशिश ये करेंगे कि दोस्तों ये जो प्राइमरी डिग्री और ये जो सेकेंडरी, यानी ये दोनों प्राइमरी और द्वितीय दोनों जो रिस्पॉन्स होते हैं, ये रिस्पॉन्स जो होते हैं बेटा, ये क्या होते हैं, ये कैरीड किए जाते हैं, यानी सफल किए जाते हैं बाई टू स्पेशल लिम्फोसाइट, कह दीजिए स्पेशल लिम्फोसाइट।
समझिएगा इसको, यानी इसमें बता सकते हैं हम लोग लिम्फोसाइट की जब बात करेंगे तो उसमें बी एंड टी, ये ध्यान देना, बी एंड टी यही दोनों लिम्फोसाइट हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, बी एंड टी लिम्फोसाइट। इसमें होता क्या भैया, देखो ये क्या करता है कि जो बी वाला होता है, ये बी वाला, ये बी क्या प्रोड्यूस करता है, बी जो है ये अपने अंदर से कुछ प्रोड्यूस करता है भैया, प्रोड्यूस करता है एक आर्मी प्रोटीन, क्या नाम है इसका, आर्मी प्रोटीन। उस आर्मी प्रोटीन का ही नाम हमने बता दिया है एंटी बॉडीज, समझ में आ गया, एंटी बॉडीज कहा जाता है। हालांकि ये ब्लड में ही आते हैं, लेकिन जो यहाँ पर ये बी वाला है, लेकिन जब हम बात करते हैं टी वाले का, यानी ये जो टी वाला है ये डू नॉट, हम कहते हैं डोंट प्रोड्यूस बट हेल्प, किसकी मदद करता है, बी वाले की, बट हेल्प बी, यानी बी लिम्फोसाइट की मदद करता है कौन, टी वाला, क्योंकि टी के पास किसी प्रकार का कह सकते हैं कोई आर्मी प्रोटीन रिलीज नहीं करता है, तो जब घर बैठा जैसे आदमी कुछ नहीं कर रहा तो कहेगा चलो हम इनकी मदद ही करते हैं, तो ऐसे ये भी है, ये भी कहता है कि मैं तो भैया पैसा कमा कमा के लाता हूँ आर्मी प्रोटीन के रूप में, और टी तुम बैठे यार खा रहे हो, चलो ना हो तो हमारे साथ थोड़ा मदद ही कर दिया करो ऑफिस में, तो ये मदद ज्यादा करते हैं टी, ठीक है ना। चलिए आगे इसमें समझेंगे। अब होता क्या है, देखो दोनों जो ईच एंटीबॉडी है, ईच एंटीबॉडी, ईच एंटीबॉडीज क्या होता है भैया, जो एंटीबॉडीज जो मॉलिक्यूल होते हैं ये बने होते हैं किससे, चार पेप्टाइड, फोर पेप्टाइड, ठीक है ना, फोर पेप्टाइड चेन के साथ, जिसमें आप देख सकते हैं ब्रैकेट में लिख देता हूं, दो बहुत ही लाइट होते हैं और दो कैसे होते हैं, हाईवी होते हैं, दो हाईवी होते हैं, ये लाइट वाले को बोलते हैं L2 और हाईवी जो होता है H2, अर्थात हम लिख सकते हैं इसको कैसे, H2L2, H2L2, समझ में आया। इस प्रकार से H2L2 के फॉर्मेट में भी एंटीबॉडी को हम लोग समझते हैं ह्यूमन के केसेस में। अब अगले पॉइंट में ये समझने की कोशिश करेंगे हम इसमें, साथ साथ दोस्तों बहुत सारे डिफरेंट एंटीबॉडी भी रिलीज होते हैं, एंटी बॉडीज बनते हैं कहाँ पर, इन ब्लड। अब कौन सा ऐसा एंटीबॉडी है जो हमारे ब्लड में बनता है, इसके बदले, इसके दोनों के बदले, यानी बी और टी के अलावा कौन है, तो देखो बहुत ही सिंपल समझेंगे, इसमें बता सकते हैं क्या भैया, देखो इधर लिख देता हूँ IgA, ठीक है ना, IgM, IgE, IgG, ये जो एंटीबॉडी भैया ये सब क्या होते हैं, ये सब चीजें भी हमारे ब्लड में क्या होती है, रिलीज होती रहती है। अच्छा सारे एंटीबॉडी का अपना अपना काम है भाई, हाँ माना कि अलग अलग सोर्सेज से आते हैं मिलते हैं, लेकिन सबका अपना इम्यूनोग्लोबिन क्या होता है, सब लोग अपना कुछ ना कुछ काम ही करते रहते हैं, देखेंगे। अब देखेंगे ये सारे एंटीबॉडी क्या करते हैं, अच्छा इनका ये ब्लड में है, कहाँ पर है ये लोग, ब्लड में है, तो ब्लड में इनका एक रिस्पॉन्स भी होता है, इनका जो रिस्पॉन्स होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं भाई, जितने भी डिफरेंट टाइप ऑफ एंटीबॉडी विच आर फाउंड इन द ब्लड, they have also an response in the blood is called as the humoral, मैं लिखता हूँ यहाँ ध्यान देना, इसको अलग से लिखने से अच्छा इसमें समझ लीजिए, इसको बोलते हैं humoral immune response, ठीक है ना। और कुछ अदर भी होते हैं, चाहो यहाँ पे लिख देता हूँ, अदर सेल या कह देंगे अदर सेल मेडिएटेड, अदर सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स होते हैं बाबू, जिसको हम लोग बोलते हैं CMI, शॉर्ट फॉर्म लिखता हूँ समझिएगा इसको, सेल मेडिएटेड इम्यून, यानी एक तो हो जाएगा हमारा भैया कैसा ह्यूमरल रिस्पॉन्स है, दूसरा वाला हमारा जो रिस्पॉन्स होता है इम्यून रिस्पॉन्स करता है, उस रिस्पॉन्स का नाम है सेल मेडिएटेड इम्यून के नाम से जाना जाता है। इससे ज्यादा एंटीबॉडी में और कोई जाने की आवश्यकता नहीं बाबू, समझ में आया होगा। चलेंगे इसमें थोड़ा सा ये आपको बताना चाहिए कि जो CMI होता है इसका यूज कहाँ पे होता है, देखो जो CMI होता है भैया ये यूज होता है, सबसे पहले तो जान लो इसमें ट्रांसप्लांटेशन, किसके ट्रांसप्लांटेशन में,
तो यहाँ पर बता सकते हो, देखो हार्ट के यहाँ पर ये हार्ट में हो जाएगा, ठीक है। आंख को ट्रांसप्लांट करा लीजिए, लीवर को, किडनी में भी हो सकता है, इसमें किडनी में होगा भैया। ये सब जब फेल हो जाता है तो ये फेल होने के बाद क्या होता है, ये प्रोड्यूस करते हैं, ये प्रोड्यूस करते हैं एक, कह सकते हैं कि हमारे बॉडी में ये ऐसा प्रोड्यूस कर देगा जैसे कोई व्यक्ति को कैसे लगेगा, नॉर्मल। तो यानी किसी व्यक्ति के शरीर में ऐसी कोई फेलियर है तो उस फेलियर को हम लोग सेल मेडिएटेड इम्यून सिस्टम्स के माध्यम से फिर से उसको नई जिंदगी दे सकते हैं, यानी कि हम शो कर देंगे एज अ नॉर्मल लाइफ सच अ पर्सन, राइट। अब देखें, अब इसमें बताने की जरूरत एक पॉइंट है तो और समझाता हूँ, ध्यान दीजिएगा। जो ये सीएमआई है, सीएमआई स्पेशली रिस्पॉन्सिबल होता है, कहाँ पर, फॉर ग्रेफ्ट। अच्छा, ग्रेफ्ट मतलब वही होता है, क्योंकि मैंने एक बार और लिख दिया इसको, ट्रांसप्लांट रिजेक्शन, ठीक है ना। यानी एक प्रकार से ग्रेफ्ट में यूज करता है। अच्छा, सारे के सारे पहले हम किसी का ट्रांसप्लांटेशन नहीं करते हैं, उसी को ग्रेफ्ट के रूप में जानते हैं। पहले इसको डॉक्टर पहले क्या करता है, एग्जामिन करता है, प्री एग्जामिन करता है जब ट्रांसप्लांट करना होता है, ताकि देखता है कि यहाँ ग्रेफ्ट कर पाएंगे इस पर कि नहीं कर पाएंगे। अगर वो कर ले जाता है तो एक्सेप्ट कर लेगा, नहीं कर पाएगा यानी उसका वो ग्रेफ्ट नहीं कंप्लीट हो पा रहा, नहीं मैच कर रहा, तो उसको क्या करेगा, उसको रिजेक्ट कर देता है। तो ये भी ग्राफ्टिंग प्रोसेस में भी कहीं ना कहीं हम लोग सेंट्रल और सॉरी सेल मेडिएटेड इम्यून सिस्टम को भी यूज करते हैं। क्लियर बात यहाँ तक। तो चलिए इसका सॉल्व लीजिए, फिर मैं इसके कुछ आगे की बात बताता हूँ। चलो भैया, इसमें थोड़ा सा मैं सेल मेडिएटेड वाला एक बार और बता देता हूँ। जिससे सेल मेडिएटेड वाले में क्या होता है, टी सेल होता है। लेकिन वहीं पर जब आप ह्यूमरल वाला देखे थे तो ह्यूमरल वाले में ध्यान देना कि वहाँ पर बी सेल पाया जाता है। क्या पाया जाता है, बी सेल। ये वही बी सेल है जो बनाता था क्या, एंटीबॉडी। तो ये क्या है, टी सेल है। ये मदद करने वाला था बी सेल का कि बेटा तुम बी की सेल, तुम अपना एंटीबॉडी बनाओ, आई विल हेल्प यू, ठीक है। अब ये जो है ह्यूमरल सेल, सॉरी सेल मेडिएटेड में आया टी सेल। टी सेल बनाएगा अपना वही एंटीबॉडी वाला है, लेकिन इसके कई बाइफर्केशन है, जैसे T4, अर्थात इसको हेल्पर सेल कहा जाता है। ये क्या करता है, सिक्रीट करता है अपने अंदर से केमिकल करता है। वहीं टीसी देखेंगे, टीसी कहता है मैं साइटोटॉक्सिक हूँ, यानी साइटोटॉक्सिक टी सेल को या इसको किलर सेल को हो। क्या ये किलर सेल है, यानी इसके पास इतनी पोटेंशियल है कि ये डायरेक्टली किसी पैथोजन को क्या कर सकता है, किल कर सकता है, ठीक है। फिर देखेंगे इसी में T5, T5 मतलब ये सप्रेशर है, यानी सप्रेसर टी सेल है। अर्थात हम कह सकते हैं कि ये टीसी को और टीएच को, ये टीसी और टीएच की ताकत को क्या कर सकता है, कमजोर कर सकता है, छिपा सकता है, दबा सकता है। तो ये काम है इसका, जो कि सप्रेस करता है टीएच और टीसी का रेगुलेट एक्टिविटीज के लिए, ठीक है। और एक है इसमें मेमोरी सेल। आप जानते हैं एक टी सेल ऐसा बनाएगा जो मेमोरी के रूप में होगा, यानी कि लंबे समय तक आपको याद कराएगा कि हाँ ये रोग हमारे बॉडी में हो चुका है एंड मैं इसके प्रति रिस्पॉन्स कर चुका हूँ, यानी वो प्राइमरी रिस्पॉन्स में हो चुका है या सेकेंडरी रिस्पॉन्स हो चुका है। यानी इन सब रोगों के विषय में आपको चेतना, आपके दिमाग में इंफॉर्मेशन देने की जो क्षमता है वो T4 का एक पर्टिकुलर सेल होगा जिसका नाम होगा मेमोरी सेल, ठीक है ना। ये काम हो जाता है, जो काम क्या करता है, स्टोर करता है इन्फॉर्मेशन को या किसी चीज को, ताकि वो फ्यूचर तक आपके दिमाग में वो चीज माइंड में वो बना रहे बॉडी में, ठीक है। फिर आता है, एक आता है ग्राफ्ट रिजेक्शन, जो भी मैंने आपको बताया था, रिजेक्ट करता है बॉडी अगर आप ट्रांसप्लांटेशन करते हैं। इससी पहले ग्राफ्ट रिजेक्शन कहता है कि जब आप ट्रांसप्लांटेशन करिए, लीवर, किडनी, आई या कुछ भी आप करिए, नो प्रॉब्लम, हार्ट, तो सबसे पहले कुछ बातों को मैच करवा लीजिए। अर्थात ब्लड ग्रुप को मैच करिए, टिश्यू मैचिंग करवा लीजिए, यानी जिसको हम लोग MHC के नाम से भी जानते हैं। या फिर देखेंगे, अर्थात ये जो CMI है, यानी सेल मेडिएटेड जो इम्यूनाइजेशन आपने पढ़ा है अभी तक, ये क्या करता है भैया, ये रिकॉग्नाइज करता है किसको, सेल्फ और नॉन सेल्फ MHC को। यानी कौन सा अपना सेल है, कौन सा नॉन सेल्फ है, यानी हमारा नहीं, इन दोनों को आपस में पहचान करने की जो जिम्मेदारी दी गई है ये किसके पास है, CMI, सेल मेडिएटेड इम्यून सिस्टम, राइट। अब देखेंगे ये क्या करता है, ट्रांसप्लांटेशन अगर हो गया तो जान जाना कि आपका जो ये MHC है, यानी जो आपके शरीर में जो टिश्यू मैचिंग वगैरह हो रहा है, ये सब क्या होगा, ये मैच हो चुका। तो भाई ट्रांसप्लांटेशन होने का मतलब सारी चीजें क्या है, सब मैच हो चुकी, तभी होगा। अगर इनमें से कोई भी बातें मैच ना करें
तो तुम लाख ले उसमें किडनी वहाँ आती है घोड़ी सब बदलते रहो, कुछ नहीं बदल पाओगे, उससे रह जाएगा, बेकार हो जाएगा, इनएक्टिव हो जाएगा, खत्म कहानी, लो साफ जाओ, टिकट कटाओ। समझ पा रहे हो, तो वो सिस्टम इसमें पाया जाता है। अब इसमें देख सकते हैं, जैसे मैं छोटा सा एक आपको समझाने के लिए स्ट्रक्चर दे दिया कि इसका एंटीबॉडी का, ये इम्यूनोग्लोबिन का है, जिसका नाम है आईजी। देखिए इसमें दिया है, देखिए दोनों आपके यन टर्मिनल होते हैं, यन टर्मिनल पर आप देखेंगे ये दोनों डाइसल्फाइड बॉन्ड से आपस में एंटीबॉडी जुड़े रहते हैं। मानव के शरीर के वाई शेप के आकार का होता है, 4 पेप्टाइड बॉन्ड होते हैं, 2 हल्के होते हैं यानी L2 है, लाइटर हैं, और 2 हैवी होते हैं, H2 हैं, इसीलिए इसको H2L2 कहते हैं। दोनों एंटीबॉडी आपस में जुड़े होते हैं हार्ड से डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़े होते हैं, और यह डाइसल्फाइड बॉन्ड होता है, जैसे ये मान लेते हैं कि हमारा यहाँ पर एंटीजन साइट है, यानी देखो ये लिखा मैंने, ये क्या है, एन टर्मिनल एंटीजन बाइंडिंग साइट, जहाँ एंटीजन जुड़ता है उस भाग को हम बोलते हैं पैराटोप कहा जाता है, पैराटोप कहते हैं। पैराटोप मतलब क्या होता है, ये प्रेजेंट होता है हैवी और लाइट चेन के बीच में। पैराटोप की पहली क्वालिटी क्या है, हमेशा हैवी और लाइट चेन के बीच में होगा। ये क्या करता है, यहाँ पर आप देखेंगे कि ये साइड क्या करता है, प्रेजेंट होता है टुवर्ड द यन टर्मिनल, और हमेशा यन टर्मिनल के साइड में ही पाया जाएगा, हैवी और लाइट के बीच में होगा, यन टर्मिनल की पोजीशन है उसी डायरेक्शन में पाया जाएगा। ये हमारा लाइट वाला हो जाता है, ये हमारा हैवी वाला जो कि डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़े रहते हैं, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो एरिया है, ये वाला सब, ये एंटीबॉडी का, ये हमारे एंटीबॉडी का दोनों आर्म्स होता है, जिसमें एंटीजन बाइंडिंग साइट, यानी हम कह सकते हैं अब ये एंटीजन बाइंड करने वाला है, यानी एंटीबॉडी से जहाँ जुड़ता है ये वाला एरिया है, और जहाँ पर एंटीजन बाइंडिंग साइट होता है उसको हम पैराटॉप के नाम से जानते हैं। समझ में आए, तो इतनी बातें बहुत ईजी हैं, मैंने कहा समझा देता हूँ, इसको भी हल्का फुल्का जानकारी रखें कि हाँ कैसे कैसे क्या चीजें बनती है, ठीक है ना। अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, बस 2 मिनट का काम हो रहा है। चलिए भैया, इसमें थोड़ा सा बचा है, ये भी देख लीजिए, फिर इसको हम खत्म करते हैं। टाइप ऑफ इम्यूनोलॉजी कितने प्रकार के हैं, तो मैंने लिखा पहला आईजीजी, जो लगभग 80% बनते हैं, सबसे ज्यादा दिखाई पड़ता है। ये मोनोमर, इसका शेप होता है लाइक दिस। ये कहाँ से मिलता है, तो प्लेसेंटा वेरियर होता है, क्रॉसिस वहां से होता है, ठीक है। आईजीजी जो 10 से 15% होता है, ये भी डायमंड शेप का होता है लाइक दिस। क्या करता है, प्रेजेंट होता है सिक्रीशन लाइक द सलाइवा, म्यूकस एंड, आप देख सकते हैं कोलेस्ट्रॉल यहाँ से रिसीव करता है। एंड देखेंगे आईजीएम 5 से 10% निकलता है, जो कि पेंटामर टाइप का शेप होता है। आप देख सकते हैं सबसे हाई अमाउंट इसका होता है ड्यूरिंग द फर्स्ट रिस्पॉन्स, ये रिलीज होने में तेजी के साथ दिखाई पड़ता है। आईजीई जो कि लेस देन 1% यानी लीस्ट होता है, ये क्या करता है, मोनोमर शेप होता है, सिक्रीटेड ड्यूरिंग द एलर्जिक रिएक्शन, किसी को एलर्जिक रिएक्शन होता है तब उस दौरान आप देखेंगे उसके बॉडी में जो एंटीबॉडी रिलीज होता है उसका नाम होता है आईजीई, यानी इम्यूनोग्लोबिन ई का नाम होता है। आईजीडी लेस देन 1%, 1% से भी कम होता है, जो कि मोनोमर का शेप होता है, इसका फंक्शन अभी भी क्या है, अननोन है। समझ में, इतनी बातें इसमें आप समझेंगे, इसके टाइप भी समझेंगे। अब हम देखेंगे एक आता है एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए एक्टिव का मतलब ही होता है हमारी बॉडी खुद बनाती है, क्योंकि ये भी 2 प्रकार के होते हैं, एक नेचुरल है एक आर्टिफिशियल है, ये सब दोनों, ये भी नेचुरल और आर्टिफिशियल है। यहाँ पर उसको जानने की आवश्यकता ये है, बस ये समझ लीजिए एक्टिव क्या है पैसिव क्या है। एक्टिव का मतलब होता है जो हमारी बॉडी सेल्फ को इम्यून बनाती है, सेल्फ, लेकिन ये क्या करता है, रिस्पॉन्स करता है पैथोजन के साथ, बॉडी इटसेल्फ एक्टिवली, हमारी बॉडी खुद इटसेल्फ एक्टिवली होती है, सिंथेसिस करती है एंटीबॉडी अगेंस्ट इट, इफेक्ट लॉन्ग, यानी लंबे समय तक इसका इफेक्ट भी होता है, बॉडी सेल्फ बनाती है, अपने यहाँ पे धीरे धीरे रिएक्ट करता है, और एंटीजन्स के जो भी रोग हमारे पास आते हैं पैथोजन, उसको मारने की या उसको सप्रेस करने की क्षमता इसके पास अवेलेबल होती है। वहीं पर जब आप पैसिव की बात करते हैं, तो पैसिव हमारी बॉडी खुद नहीं बनाती है, हमको बाहर से लेना पड़ता है, अर्थात हम कह सकते हैं कि बॉडी पैसिवली रेसेसिव एंटीबॉडी होती है, ठीक। ये बहुत ही फास्ट रिस्पॉन्स करता है, और इफेक्ट क्या होता है इसका, बहुत ही शॉर्ट टर्म का होता है। जैसे ये क्या करता है, आउटसाइड टेकन होता है, यानी बाहर से लेना पड़ता है ऐसा, और ये रेडीमेड होता है, अर्थात हम कह सकते हैं जैसे आपने कोई इंजेक्शन ले लिया, कोई वैक्सीन ले लिया, ये तमाम चीजें क्या होती हैं, इसका हमने कहा ना इफेक्ट करेगा लेकिन बहुत ही शॉर्ट टर्म के लिए। जैसे मान लो कि किसी व्यक्ति को कोई डिजीज, कोई मान लो जैसे फॉर अच्छा एक चीज हो जाएगी, इसमें किसी प्रकार की मेमोरी नहीं बनती है, ये इंपॉर्टेंट बात है। यहाँ पर तो पॉसिबिलिटी दिखाई पड़ती है, लेकिन यहाँ पर यानी पैसिव में कोई मेमोरी नहीं बनेगी, क्योंकि आप जो चीज ले रहे हैं रेडीमेड ले रहे हैं,
आप मान लीजिए किसी व्यक्ति को सपोज मान लीजिए सांप ने काट लिया, काटा, आप गए, आपने एक दवा ले लिया कि साहब हमारे पास हमको नाग ने काटा है, नाग देवता के नाम से आपने 2 गो इंजेक्शन इसी में घुसड़वा दिया। अब आप सोचिए जैसे इंजेक्शन अंदर गया, आप तो बिल्कुल रिलैक्स हो गए कुछ दिन में, 2-4 दिन में, ठीक? यानी हमारी बॉडी ने बाहर से रेडीमेड एक इंजेक्शन लिया, यानी पैसिव इम्यूनिटी बनाने के लिए, यानी हम लोगों ने क्या लिया, बाहर से इंजेक्शन लिया। अच्छा, अब आप ठीक हो गए। अब आप बताइए कि ये जो शॉर्ट टर्म के लिए है ना, इनकी अब कुछ समय तक रहेगा, फिर उसके बाद में इसका इफेक्ट खत्म हो जाएगा, लेकिन बार बार यही नहीं आएगा। अब क्या दोबारा जब वही नाग काटने आएगा, तो हमारी बॉडी क्या अपनी एक मेमोरी बना चुकी है कि जो पहला रिस्पॉन्स के प्रति पहला रिस्पॉन्स जो हुआ था, क्या अब उस रिस्पॉन्स को हमारा दिमाग, हमारी बॉडी अभी तक जिंदा रख पाएगी? नहीं कर पाएगी। यानी दोबारा सांप आएगा काटेगा, आप दवा मत खाओ, क्या जिंदा रहोगे? नहीं रह पाओगे, क्योंकि उसकी कोई मेमोरी नहीं बन पाती है। ऐसे होने लगे तब तो ये पॉसिबिलिटी हो जाए, तो किसी को एक बार सांप पहले जिंदगी में काटे हैं, क्योंकि बॉडी में उसके प्रति रिस्पॉन्स हो चुका है, ये मेमोरी बनी है, और मेमोरी बनी है, एंटीबॉडी तैयार है, उनको मार के खत्म कर देगा। तो यहाँ पर कोई एंटीबॉडी का, यानी कह सकते हैं इस प्रकार में पैथोजेंस का कोई मेमोरी नहीं बनता है। इसीलिए सांप के काटने के बाद जितने बार काटेगा, जितना बार आपको वैक्सीन या इंजेक्शन लेना पड़ेगा, ना कि मेमोरी इसके बॉडी इसकी हमारे बॉडी में बनी होती है। समझ में आया? तो ये पैसिव के अंतर्गत आता है, जो कि हमारी बॉडी में सर्फ नहीं हो पाता है, बाहर से बनवाना पड़ता है, लेना पड़ता है। फास्ट रिस्पॉन्स बहुत तेज होगा। भैया सांप काटेगा तो जाहिर सी बात है दवाई इंजेक्शन लोगे तुरंत ठीक हो जाओगे, लेकिन ये क्या होता है, बहुत ही शॉर्ट टर्म का होता है, बहुत ही कम समय के लिए होता है, और फिर उसके बाद में आप देखेंगे आउटसाइड से लेते हैं। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द एक्टिव एंड द पैसिव इम्यूनिटी, राइट? सो इन दिस वे फ्रेंड्स वी हैव जस्ट डन टुडे आवर लेक्चर, एंड आज बहुत सारी बातें हम लोगों ने सीखी, स्पेशली इम्यूनिटी के बारे में सीखी है। इननेट एक्वायर्ड देखा है, उसके कितने टाइप्स हैं, बाइफर्केशन देखा है, सेल मेडिटिक क्या था, ह्यूमरल क्या था, फिर हमने एंटीबॉडी देखा है, उसके चारों पेप्टाइड बॉन्ड देखे हैं, बीच में 2 लाइटर हैं, 2 हैवी हैं, दोनों किससे बने हैं, किस बॉन्ड से जुड़े हैं, डाइसल्फाइड बॉन्ड क्या काम करता है, यन जो इसका इंड होता है, यानी यन वाला पार्ट इस पर कैसे यहाँ पर जुड़ता है, यानी कि इसमें पायरिटॉप क्या होता है, ये कैसे जुड़ जाता है, एंटीजन बाइंडिंग साइट जो होता है वहाँ पर एंटीबॉडी आकर के जुड़ता है। ये तमाम चीज़ें हम लोगों ने देखा है। फिर बात की है मैंने एंटीबॉडी के कितने टाइप्स होते हैं, उन्हीं पाँचों टाइप्स को एक्सप्लेन कर दिया है मैंने, ठीक है ना? फिर उसमें जो आपने अभी देख लिया था कि ग्राफ्ट रिजेक्शन क्या होता है, यानी कि कुछ चीज़ें मैच होनी चाहिए, वो मैच नहीं करेगा तो ट्रांसप्लांटेशन पॉसिबिलिटी नहीं हो पाएगी, यानी एमएससी कंप्लीट नहीं माना जाता है। सो फ्रेंड्स इन दिस वे वी हैव जस्ट डन टुडे आवर लेक्चर, एंड मिलते हैं फिर एक नए लेक्चर के साथ। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। साथियों वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कमेंट से जरूर करिएगा, और जो चैनल को अभी सब्सक्राइब ना किए होंगे तो चैनल सब्सक्राइब भी कर लेंगे। फिर मिलते हैं नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। स्क्रीन शॉट जरूर लीजिएगा, भूलिएगा नहीं।